Reincarnation of Cold-Blooded Queen in Novel Episode 7। और बालकनी का डोर धीरे से खुला। एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े में खुद को कवर करके अंदर आया और नियति की बेड के पास चला गया। उस इंसान ने सांप गहरी नजरों से नियति को देखा और उसे बेड पर बैठ गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें नियति को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने अपने हाथ से ग्लोब को निकाला और अपनी उंगलियों को नियति की माथे से लेकर गाल तक फिराने लगा। वो नियति की गर्दन तक धीरे धीरे सहला रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से नियति की होंठ को छूने लगा और सहलाने लगा। अब आगे नियति जो नींद में भी अलर्ट रहती थी, उसकी नींद टूट गई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है, उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी ब्लू गहरी आंखें दो डार्क ब्राउन आंखों से जा मिली, जो उसे बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। उस इंसान के मुंह पर एक ब्लैक मास्क था। उसकी उंगलियां नियति की होंठों को अभी भी छू रहे थे, जैसे उसे नियति की उठने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। नियति ने एक स्विफ्ट टर्न किया और उस आदमी के हाथ को झटके में मोड़ दिया, पर इससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी होंठों पर टेडी स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से पता ही नहीं चला। उसने भी एक लेफ्ट स्विफ्ट मूव किया और नियति के हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा दिया। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी, इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है। उसके सिवा उसने आज तक किसी को इतनी फास्ट मूव करते हुए नहीं देखा था। नियति बेड से नीचे उतर गई और उस आदमी को एक तेज किक किया। वो आदमी भी बहुत फास्ट था। वो इतनी तेजी से घुमा कि जैसे कोई भूत हो। नियति की पैर सिर्फ उस आदमी के लहराते हुए काले कोट पर लगा। नियति को हैरानी हो रही थी, ये इंसान तो उससे भी फास्ट मूव कर रहा है। अब तो नियति को ये आदमी अपनी कंपटीशन लग रहा था। ईशानी ने उसकी नेक पर वार किया, पर उस आदमी ने अपने हाथ से रोक दिया। दोनों फाइट करने लग गए। जैसे जैसे दोनों रूम में फाइट कर रहे थे, नियति की आंखें छोटी होती जा रही थी। ये आदमी कौन है जो उसके रूम में घुस आया और इतना फास्ट, उससे भी फास्ट? तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ, नियति कोल्ड आवाज में बोली। उसे ये आंखें जानी पहचानी लग रही थी, पर वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है। वहीं उस आदमी की डार्क ब्राउन आंखों में भी थोड़ा हैरानी दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने झटके से नियति को अपने पास खींचा और गहरी आवाज में बोला, अगर मेरा चेहरा देखना है तो कुछ दिन इंतजार करो स्वीट हार्ट। उसने नियति की होंठों पर किस किया। अब तक दोनों फाइट करते करते बालकनी की तरफ आ गए थे। नियति को अब ये खुशबू, ये छुअन आवाज थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, पर तभी उसे अपनी हालत का ख्याल आया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। हाउ डेयर यू किस मी, नियति गुस्से से गुर्राई और कोहनी से उस आदमी की चेस्ट पर वार किया। वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया और अपने मास्क के ऊपर से अपने होंठों पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्द मेरे पास आने के लिए तैयार रहो। तुम बहुत टेस्टी हो, ये मास्क रुकावट बन रहा। बहुत जल्द तुम्हारी होंठों मेरे होंठों में कैद हो जाएंगे। इतना कहकर वो बालकनी से कूद गया। नियति गुस्से से खुद भी उसे मारने के लिए कूदने वाली थी। तभी उसने देखा वो आदमी डायरेक्ट नीचे कूदा, पर उसे खरोच भी नहीं आया था। वो इतनी तेजी से वॉल की तरफ गया कि उसे देखना लगभग नामुमकिन हो गया। वो किसी हवा की झोंके की तरह था। नियति रुक गई, उसकी आंखों में कोल्ड चमक आ गई। आज तक उसने इतनी फास्ट मूव करते हुए किसी को नहीं देखा था। वो खुद भी शायद इतनी तेजी से नहीं भाग सकती थी। वो थोड़ी देर सोचते हुए अंदर आ गई। तभी उसे बेड पर पड़ा एक ब्लैक ग्लोब नजर आया। उस ग्लोब को देखकर नियति ने उसे हाथों में ले लिए और बोली, तुम जो कोई भी हो, मुझे छूकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। उसने अपनी मुठियां भींच लिया और अपनी होंठों को छुआ। उस आदमी ने मास्क से ही उसकी होंठों को चूम लिया था। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा फील हुआ था। नियति को अब नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई और अपने लैपटॉप से सीसीटीवी फुटेज देखने लगी, पर फिर भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। पर बालकनी में वो इंसान डायरेक्ट ऊपर कूद कर आया था, किसी सपोर्ट से नहीं। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी। कोई इंसान ऊपर से नीचे तो कूद सकता है, पर नीचे ने 4th फ्लोर के ऊपर कैसे कूद सकता है, जब तक कि उसके पास पंख ना हो। और इंसान के पास पंख है, ये सोचना भी कितना मजाकिया है। वहीं नीचे एक इंसान कार में बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया तो उसका चेहरा नजर आया, जो कोई और नहीं प्रखर था। बनी मेरी बनी, अब मैं श्योर हूं कि तुम्हें भी हमारी पिछली जिंदगी की सब कुछ याद है। फिर मेरी बनी मुझसे दूर क्यों भाग रही है?
उसकी डार्क ब्राउन आंखें इस वक्त सुनहरी चमक बिखेर रही थी। बस कुछ दिन और बनी, उसके बाद मैं सबको उनकी औकात दिखाऊंगा। जिन सबने हमें अलग किया था उन सबको सामने लाऊंगा। सब एक एक करके मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमारे बच्चे के लिए उन सबको मरना होगा जिनकी वजह से हम चारों जलकर मर गए। उन्हें भी जलकर मरना होगा। प्रखर की आंखों का सुनहरा रंग और भी गहरा हो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो होश में आया। उसकी आंखों का सुनहरा रंग बदल कर फिर से नॉर्मल हो गया। उसने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सुबह का वक्त, शेखावत विला। नियति जल्दी उठ गई थी और अपना काम कर रही थी। उसे कल रात की बातें अभी भी याद थी। वो वहां से नीचे चली गई। नीचे सब बैठे हुए थे। विपुल जी और शिखा जी की आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूज गई थी। तभी सबकी नज़र नियति पर पड़ी को ऊपर से आ रही थी। आज भी उसने ब्लैक आउटफिट ही पहना हुआ था। जब से वो आई थी किसी ने भी उसे ब्लैक और ग्रे के सिवा किसी भी कॉलम में नहीं देखा था। डे से उसकी जिंदगी में किसी और रंग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही थी, कपड़े भी जो उसे सूट करती थी। नियति आकर दादाजी और दादी माँ के पास बैठ गई। अर्जित अमृत की कान में धीरे से बोला, भाई ये नियति की कोई और कॉलर फेवरेट नहीं है क्या? हर दिन बस ब्लैक और ग्रे कपड़े पहनकर वो थक नहीं जाती है क्या? अमृत ने सिर हिला दिया, जो उसे पसंद है वही पहन रही है। अर्जित धीरे से बोला, पर भाई क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा बोरिंग है? अमृत ने उसे घूर कर देखा और बोला, इससे तुम्हें क्या, तुम क्यों उसकी मैटर में घुस रहे हो? क्या तुम उसकी वार्निंग को भूल गए? उसने तुमसे मना किया था ना उसके बारे में कुछ बोलने को। अर्जित चुप हो गया। वहीं विपुल जी नियति को निराश होकर देख रहे थे। अपनी बच्ची को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। उन्होंने जो किया था इसके लिए माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं था। वो अपनी बच्ची को उसकी बचपन लौटा नहीं सकते थे जो उससे उन लोगों छीन लिया था। वो उसकी खुशियों को, उसकी मासूमियत को लौटा नहीं सकते जो उन सब की वजह से छीन गई थी। तभी रूही जो गुस्से और नफरत से नियति को घूर रही थी, उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी। उसे सच में जिस तरह उसके डैड और मोम नियति को देख रहे थे उससे बहुत जलन हो रही थी। नियति, कल मोम डैड की एनिवर्सरी है, तुम भी तो इस साल रहोगी, तो क्या तुमने सोचा है कि तुम मोम डैड को क्या गिफ्ट दोगी? उसकी ऐसी बातें सुनकर नियाई की भौहें सिकुड़ गई। ये लड़की क्या सबके सामने फिर से चाल चल रही है? ये किस पर चाल चलने की कोशिश कर रही है? वो तिरछी स्माइल करते हुए बोली, मिस रूही, तुम्हारे मोम डैड की एनिवर्सरी है तो मुझे क्यों उन्हें गिफ्ट देना चाहिए? तुम हो ना अपनी मोम डैड को गिफ्ट देने के लिए। क्या तुम चाहती हो मैं उन्हें उनकी एनिवर्सरी पर उनके लिए बनाए कब्र को खोद कर गिफ्ट करूं? उसकी बात सुनकर सब सदमे में थे। विपुल जी और शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए। नियति, तुम ये मोम डैड के बारे में कैसे बात कर रही हो? रूही थोड़ी गुस्से से बोली। वो तो ये चाहती थी कि सबसे कहे कि उसने मोम डैड के लिए अपनी हाथ से पेंटिंग बनाया है, पर नियति इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, इसलिए उसने मोम डैड के लिए कुछ नहीं किया। वो दादाजी और दादी माँ को बताना चाहती थी नियति नहीं, वो उनकी पोती है, ताकि दादाजी और दादी माँ के दिल में नियति के लिए प्यार कम हो जाए। तभी विपुल जी गुस्से से बोले, रूही, नियति तुम्हारी छोटी बहन है, उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? क्या कभी तुम लोगों ने या हमने उससे गिफ्ट एक्सेप्ट किया था? तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? और नियति अगर नहीं चाहती कि तुम उससे बात करो तो तुम्हारी चुप रहना ही बेहतर है। आपने डैड की बात सुनकर रूही हैरान थी। अमृत, अर्जित और नेहा भी हैरान थे, क्योंकि आज तक कभी भी विपुल जी ने रूही से इतनी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। डांटना तो दूर की बात है, रूही की आंखों में आंसू आ गए। डैड में तो बस नियति से पूछ रही थी, रूही कुछ और कहती। विपुल जी थोड़े गुस्से में बोले, बस रूही, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे हर बात बार बार समझानी पड़े। नियति की होंठों पर एक जहरीली स्माइल थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या डायरी को पढ़कर? वैसे अच्छी बात है, एक एक करके सारे रिश्ते टूटेंगे। इतना सोचकर नियति मन ही मन हंस रही थी। तभी जय वहां पर भागते हुए आया और नियति के पास बैठ गया। वही बाकी सब जो रूही के लिए बोलने वाले थे, जय की चिल्लाने से वो चुप हो गए। जय चिल्लाते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, तुम्हें पता है निक का कॉन्सर्ट पहली बार इंडिया में होने वाला है। उसका बैंड मुझे बहुत पसंद है, उनका हर एक मेंबर एक्सीलेंट है।
उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया, उसकी आंखें घूम गई। उसे कैसे पता नहीं होता, वो ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं। क्या बकवास है, ये लोग इतने बड़े शो ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उसे बुलाने के लिए। तभी जय बोला, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेना चाहता था, पर अफसोस मुझे टिकट ही नहीं मिला। इतने फैंस हैं, उसके बाहर से भी आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। और तो और सब अपना कनेक्शन लगाकर टिकट बुक कर रहे हैं। इतना कहकर जय उदास होकर बैठ गया। क्या आपको निक का कॉन्सर्ट इतना ज्यादा पसंद है भाई? नियति ने जय को हैरानी से देखते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गधे निक में इतना क्या खास है जो उसका भाई उसे इतना पसंद करता है। नियति की बात सुनकर जय खुशी से बोला, अरे लिटिल सिस्टर, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और रैपर हैं। उसके तो करोड़ों में फैंस हैं, इंडिया के साथ बाहर और देश में भी उसके फैंस हैं। भले ही निक इंडियन है, पर वो शायद फैमिली के साथ बाहर रहता है और ज़्यादातर कॉन्सर्ट वहीं करता है। पर अफसोस मैंने कभी उसका कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है। छोड़ो, फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहकर जय फिर से टिकट है कि नहीं चेक करने लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ टिकट ले मिनट पर बिक जाते थे। जो लोग अटेंड नहीं करते थे वो ज़्यादा पैसा लेकर टिकट बेच देते थे। तभी रूही बोली, जय भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लगता है नियति को निक के बारे में कुछ नहीं पता। निक कोई छोटा नाम नहीं है, वो पूरी दुनिया में अपनी सॉन्ग्स और कॉन्सर्ट के लिए फेमस हैं। बड़े बड़े रिच लोग भी कॉन्सर्ट का टिकट हासिल नहीं कर पाते हैं। वैसे मुझे भी निक बहुत पसंद है भाई, क्या आप मेरे लिए नेहा और जय भाई के लिए टिकट अरेंज कर सकते हो प्लीज़? उसकी बात सुनकर जय की आंखें छोटी हो गई। वो रूही को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, ना ही मुझे तुम्हारे भाई की बुक किए टिकट की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था जय भाई उसके साथ ऐसे क्यों बात करते थे। उसने क्या गलती किया है? जय भाई उस घटिया लड़की नियति से तो कितने प्यार से बात करते थे, फिर उसके साथ और नेहा के साथ क्यों वो कभी बात नहीं करते थे? तभी अमृत बोला, जय रूही ने कोई गलत बात तो नहीं कहा, वो बस टिकट की बात कर रही थी। जय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, अमृत भाई, भले ही मैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भाई कहता हूँ, पर मैं आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं रूही की इंटेंशन को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। उसने बस मेरे लिए, अपने लिए और नेहा के लिए टिकट मांगा, पर नियति के नाम तो उसने एक बार भी नहीं लिया। वो बस नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जय रूही को घूरते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं सोचा और ना ही मैं नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नियति मुझसे नफरत करती है, मुझे लगा वो हमारे साथ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सिर्फ हम तीनों के बारे में बोला। सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो, रूही रोते हुए बोल रही थी। जैसे उसके साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा हो। अर्जित ने उसे अपनी गले से लगा लिया। उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर पहले उनके डैड ने प्रिंसेस को डांटा और अब जय रूही तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा रूड हो रहे हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती है, फिर तुम्हें रूही से क्या प्रॉब्लम है? जय हंसते हुए बोला, प्यार और ये मुझे करती है, मैं कोई अंधा या बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये चालक लोमड़ी कितनी अच्छी है। जब इसके दोस्त मुझसे झगड़ा करते हैं, ये खड़ी रहकर एंजॉय करती है। ये छोटी है इसलिए मैं उसे छोड़ देता था, पर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी बहन नहीं है। ये लड़की मेरी बहन बनने की लायक नहीं है। तभी अमृत फ़ोन में देखते हुए बोला, बस अब और झगड़ा नहीं, टिकट ऑलरेडी बुक है, कोई भी सीट नहीं है। उसकी बात सुनकर रूही अपनी आंसू साफ करने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था कि टिकट क्यों नहीं है। तभी नियति की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो जय को देखते हुए बोली, भाई क्या आप कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो? जय ने हाँ में सिर हिला दिया और एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, क्या तुम कनेक्शन यूज करके टिकट ला सकती हो? नियति कुछ बोलती उससे पहले अर्जित मुंह बनाकर बोला, जय तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भले ही नियति की एक ब्रांड है और वो एक इंटरनेशनल रेसर है, पर ये कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट नहीं है। जब अमृत भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नियति क्या करेगी? रूही और नेहा भी बोले, हाँ, आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। रूही तो मन ही मन सोच रही थी, ये नियति चाहे कितनी बड़ी रेसर और डिजाइनर क्यों ना हो, ये इतनी बड़े स्टार निक की कॉन्सर्ट टिकट कहाँ से लाएगी? जब नहीं ला पाएगी तो जो नियति की बेइज्जती होगी, रूही वो बेइज्जती देखना चाहती थी।
नियति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। एक रिंग जाते ही उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और एक एक्साइटेड आवाज आई, हे नियति, क्या सच में तुमने मुझे कॉल किया है? कहीं मैं कोई सपना तो न्यू देख रहा हूं ना? बकवास मत करो निक, मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। मैं एक एड्रेस देती हूँ, उस पर टिकट पहुंच जाना चाहिए। नियति की बात सुनकर उधर से निक चिल्लाते हुए बोला, सच में नियति? क्या तुम सच में फाइनली मेरे कॉन्सर्ट में आने वाली हो? ओह माय गॉड, मुझे ये बात सभी बैंड मेंबर को बतानी होगी। फाइनली तुम एक बार आने के लिए मानी तो सही। बस इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एड्रेस भेज दिया, देखो टिकट पहुंच देना। याति एड्रेस टाइप करते हुए बोली। वही निक एड्रेस को देखते हुए बोला, ठीक है नियति, जितना टिकट चाहिए मिल जाएगा। तुम चाहो तो अपनी पूरी फैमिली, सोसाइटी, अगल बगल, स्कूल के फ्रेंड्स सबको ला सकती हो। नियति अब उसकी बकवास बातें सुनने की मूड में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद एक लड़का अपने हाथ में फोन लिया उदासी से फोन को देख रहा था। फिर एड्रेस देखकर एक्साइटेड हो गया। 2 लड़की और 2 लड़के उसके पास आ गए। क्या हुआ, क्या तुम नियति से बात कर रहे थे? एक लड़के ने पूछा। तो निक खुश होते हुए बोला, यस, और ये देखो नियति ने एड्रेस दिया है। उसे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए, वीआईपी लॉन्च की टिकट मैनेजर को कहकर जितनी जल्दी हो सके भेज दो। उसकी बात सुनकर एक लड़की बोली, नहीं निक, मुझे लगता है हम सबको खुद जाकर नियति को सरप्राइज देना चाहिए। वैसे भी 8 बजे कॉन्सर्ट है, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? इससे तो यही अच्छा है कि हम नियति के साथ रहे। हमें भी उसकी इंडिया वाले घर देखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर निक बोला, ग्रेट आइडिया एमी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको खुद उसे टिकट देने के लिए चलना चाहिए। सब जाने के लिए तैयार हो गए और जल्दी से लॉन्च से निकल गए। वहीं नियति को ये लोग परेशान ना करे इसलिए उसने फोन काट दिया था और जय को देखते हुए बोली, आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। ये सुनकर रूही हंसते हुए बोली, नियति क्या तुम मजाक कर रही हो? आई मीन मेरी बात को गलत मत समझना, पर अमृत भाई भी टिकट अरेंज नहीं पाए और तुम कह रही हो कि आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। नेहा भी मुंह बनाकर नियति को देख रही थी। नेहा को भी नियति की बातें झूठ लग रही थी। तभी नियति डेविल स्माइल करके बोली, तुम कचरा हो इसलिए सबको भी खुद की और खुद के भाई की तरह मत समझो। कुएं की मेढक को हमेशा लगता है ये कुआं ही सबसे बड़ी दुनिया है। उसकी बातें सुनकर रूही का मुंह काला पड़ गया। तभी अर्जित बोला, नियति अभी अभी तुमने निक कहा, क्या तुम निक द सुपरस्टार से बात कर रही थी? आपको जानने की जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जित, नियति कोल्ड वॉइस में बोली। अर्जित ने गुस्से में अपने दांत पीस लिया। वो कुछ बोलने वाला था पर तभी अमृत ने उसे रोक दिया। वहीं विपुल जी तो चुपचाप नियति को देख रहे थे। उनकी बच्ची कितनी रूड हो गई है। उनकी दिल में ये बातें बहुत चुभ रही थी कि आज उनकी बेटी सिर्फ उनकी वजह से ही ऐसी बन गई है। वहीं सीखा जी भी आज चुप थी और नियति को बार बार देख रही थी। कल विपुल जी की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने कितना घटिया काम किया है, इसलिए आज वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वरना नियति की रूही को इंसल्ट करते ही वो कुछ ना कुछ बोलती। वहीं रूही और अर्जित, नेहा ने कुछ नहीं कहा। रूही और नेहा मन ही मन बोली, देखते हैं कैसे तुम टिकट पति हो। तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो नियति। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी जी और दादी माँ अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे। सीखा जी और सरिता जी खाना बनाने चली गई थी। विपुल जी और नीरज जी बैठकर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और अमृत भी बीच बीच में उनसे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए न्यू मॉडल लेने की बात कर रहा था। अर्जित, रूही और नेहा तो कब के चले जाते, पर वो तीनों जिद्दी होकर बैठे हुए थे ताकि नियति को बेवकूफ बनते हुए देख सके। वो बस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब आधा घंटा होगा और कब नियति टिकट ना लाने की वजह से उसकी इंसल्ट होगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया पर कोई भी अभी तक टिकट देने नहीं आया था। तो नेहा डेविल स्माइल करते हुए धीरे से बोली, नियति क्या तुम्हारा टिकट अभी तक नहीं आया? रूही भी नियति की मजाक उड़ाने वाली थी वो कुछ कहती उससे पहले। तभी बटलर रामू काका आकर बोले, सर, बड़ी मेम वो बाहर कुछ बचे हैं, नियति मेम से मिलना चाहते हैं। नियति की भौहें सिकुड़ गई। बच्चे भला उससे क्यों मिलने आएंगे? तभी दादाजी बोले, ओहो नियति की दोस्त होंगे, उन्हें अंदर आने के लिए बोलो। रामू काका बाहर चले गए। थोड़ी देर में 6 लोग घर के अंदर आए।
नियति को देखते हो वो सब नियति की तरफ भागे। उन्हें देखकर नियति की आंखें सिकुड़ गई। वो 6 लोग नियति के ऊपर कूद पड़े। वहीं उन 6 लोगों को देखकर तो सबकी आंखें फटी को फटी रह गई। खास करके अर्जित, रूही और नेहा की आंखें तो डे से बाहर आने को थी, क्योंकि वो सब लोग कोई और नहीं बल्कि निक और रॉक बैंड की मेंबर्स थे। नियति जल्दी से सोफे से फ्लिप के साथ दूसरी तरफ कूद गई तो वो सब सोफे पर मुंह के बल एक के ऊपर एक गिर पड़े। आओ उठो मेरे ऊपर से तुम बेवकूफ, एक लड़का जो रॉक बैंड की मेंबर एलेक्स था वो चिल्लाते हुए बोला। तो उसके ऊपर जो दूसरा मेंबर सैम और रीटा पड़े हुए थे, दोनों जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ गए। वहीं निक और एमी भी जल्दी से उठ गए और सामने देखा जहां नियति उन 5 को हाथ बांधकर खड़े घूर रही थी। वहीं अब तक तो सीखा जी और सरिता जी भी चिल्लाने की आवाज को सुनकर किचन से बाहर आ गए थे। वहीं बाकी सब तो आंखें फाड़ फाड़ कर निक और उसके दोस्तों को तो कभी नियति को देख रहे थे। जय भी हैरानी से उन्हें देख रहा था और अपनी आंखें मसल रहा था। तभी एमी चिल्लाते हुए बोली, नियति तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे भागने की। उसकी बात सुनकर सब नियति को देखने लगे। वहीं नियति ने गुस्से से एमी को घूरा और बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। उसकी घूरती हुई नजर को देखकर एमी हकलाते हुए झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैं कह रही थी हम सबने 6 महीनों से तुम्हें नहीं देखा। हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी और तुम हमसे भाग रही हो। निक एक्टिंग करते हुए उदास होकर बोला, तुम हम सबको भूल गई हो। अब तुम्हें हमारी याद नहीं आती है और हम सब तुम्हारी याद में बिना खाए पिए दिन रात उदास रहकर सूख गए हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सच में ऐसा लग तो नहीं रहा है। नियति की बात सुनकर निक हड़बड़ा गया और बोला, वो हम तो तुमसे मिलने इंडिया आ गए हैं ना कॉन्सर्ट के नाम पर, इसलिए हम सब खुश हैं, इसलिए इतना ज्यादा हेल्थी लग रहे हैं। ये कहकर उसने खुद को देखा फिर बाकी सबको देखा तो बाकी सब भी एक साथ बोले, निक सही कह रहा है। वहीं घरवाले तो मुख्य दर्शक बने हुए थे। वो सब कभी नियति को देखते तो कभी बाकी 5 को। रूही और नेहा का चेहरा तो काला पड़ गया था। इसका क्या मतलब, सच में नियति रॉक बैंड की मेंबर्स को जानती है। जब वो निक से बात कर रही थी तो वो नाटक नहीं कर रही थी, वो सच में निक को जानती थी। और उसने कहा था कि वो उसके लिए टिकट भेज दे और निक और उसके दोस्त यहाँ टिकट लेकर आ गए हैं। नियति सोफे पर आकर बैठ गई तो सब एक एक करके उसके गले लगकर उसके पास बैठ गए। फिर निक कुछ टिकट पास निकाल कर बोला, ये रहा तुम्हारा टिकट, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टिकट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें देखकर मैनेजर और ऑर्गेनाइजर तो तुम्हें वीवीआईपी सीट में ले जाते। उसकी बात सुनकर नियति जय की तरफ इशारा करके बोली, मेरे भाई को टिकट चाहिए, वो तुम्हारे कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं। फिर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये मेरे बड़े भाई जय भाई है। और भाई इन्हें तो आप जानते ही हो, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये रॉक बैंड के मेंबर हैं, ये निक, ये एमी, रीटा, एलेक्स और ये सैम। उन 5 ने भी जय की तरफ देखा जो उन्हें हैरानी और एक्साइटेड होकर देख रहा था। उन 5 ने एक साथ जय की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो जय नर्वस हो गया और हंसते हुए उन सबसे एक एक करके हाथ मिलाने लगा। सब हाथ मिलाने के बाद उसके गले लग रहे थे। जय को तो ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था ये लोग कभी उसके इतने पास होंगे और उससे गले मिलेंगे। उसकी बहन ने तो उसका ये सपना भी सच कर दिया। निक हंसते हुए जय को देखकर बोला, आज से आप हमारे भी भाई हो। उसकी बात सुनकर जय खुश होकर बोला, ओहो चलो मुझे सुपरस्टार्स भाई तो मिल गए। सैम हंसते हुए बोला, बिल्कुल जय भाई, हम सब नियति की दोस्त हैं। भले ही वो सब पर हुकूमत चलाती है पर हम तो उसे दोस्त के रूप में ही पाकर खुश हैं। इतना कहकर उसने नियति को देखा जो उसे ही आंखें छोटी करके घूर रही थी। सैम दांत दिखाते हुए बोला, हे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कितनी स्वीट हो। नियति ने एक स्ट्रेट फेस बना लिया, उसे पता था ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं। आज पहली बार हम नियति के फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं। निक तुम्हें नहीं लगता हम ऐसे ही खाली हाथ आ गए हैं, एमी बोली। तभी दादी माँ बोली, अरे बच्चों तुम सब हमारी नियति बच्ची की दोस्त हो, कभी भी तुम लोग आ सकते हो, तुम सबको कभी कुछ लाने की जरूरत नहीं है। नियति ने फिर उन्हें दादाजी और दादी से भी मिलवाया पर बाकी सबको उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। वहीं रूही और नेहा को गुस्सा आ रहा था।
कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? नियति इतने बड़े बैंड के लोगों को कैसे जानती है? और ये सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनकी करोड़ों में फैन हैं। फिर भी ये सब नियति से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे नियति उनकी गार्डियन हो। उन दोनों को कैसे गुस्सा नहीं आता? अभी तो उन लोगों ने सोचा था कि नियति नाटक कर रही है और अगले ही पल नियति ने उन्हें गलत साबित कर दिया था। अमृत और अर्जित भी वही सोच रहे थे, क्योंकि नियति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबको इग्नोर कर रही है या फिर गुस्से में है। फिर भी वो पांचों लोग जिन्हें देखने के लिए करोड़ों फैंस इंतजार करते हैं, वो नियति के सामने किसी भीगी बिल्ली तरह बात कर रहे थे। अगर उनके बीच दोस्ती भी है तो भी नियति थोड़ा ज्यादा उनकी तरफ कूल लग रही थी। सरिता जी, सीखा जी भी हैरान थी। भले ही वो इन कॉन्सर्ट और इन पांचों सुपरस्टार्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर इतना तो वो जानती थी, ये बहुत बड़े शॉट्स हैं इनके लिए। तो रूही और नेहा भी कॉन्सर्ट टिकट लेना चाहती थी। वहीं विपुल जी थोड़ा प्राउड होकर नियति को देख रहे थे। ये उनकी बेटी थी जिसकी इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा थी, पर उन्होंने उसे अपनी गलती के लिए खो दिया था, इसका दुख भी था। उन्हें बुरा भी लग रहा था कि नियति ने उन्हें किसी से भी नहीं मिलवाया। वहीं जय को खुश होकर उन सब से बात करता देख मिराज जी तो खुश थे। तभी नेहा स्माइल करते हुए बोली, नियति क्या तुम हमें इन सब से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? नियति ने भौहें चढ़ाते हुए नेहा को देखा और बोली, तुम्हारी औकात नहीं है जो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसकी बात सुन मार नेहा रोते हुए बोली, नियति तुम कैसे ऐसी बातें कर सकती हो? क्या तुम सबके सामने अपनी फैमिली मेंबर्स की औकात नहीं है में रही हो? क्या तुम्हारी नज़रों में फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ नियति, हम सब भी तुम्हारी फैमिली हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। रूही भी उदास होकर बोली, मुझे पता है तुम हम सबको पसंद नहीं करते हो और हम सबसे नफरत करती हो, पर किसी के सामने क्या तुम्हें ऐसे फैमिली वालों की इंसल्ट करवानी चाहिए? नेहा और रूही चाहती थी कि ये सब देखे कि नियति कितनी घटिया लड़की है जो अपनी फैमिली को ही वैल्यू नहीं देती है। नियति, क्या ये तुम्हारे फैमिली के लोग हैं? रीटा असमंजस में बोली। तो नियति बोली, मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। दादाजी, दादी माँ और जय भाई ये मेरी फैमिली है, और ये लोग बस शेखावत फैमिली का हिस्सा है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नियति की बात सुनकर रूही और नेहा को छोड़कर बाकी सबको बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बात सुनकर एमी बोली, क्या खुशी और सुमन हम जिनके बारे में बता रही थी ये सब हैं? यही तुम्हारी फैमिली है जिन लोगों ने तुम्हें हॉस्टल में छोड़ दिया था और तुम्हें एक बार भी देखने नहीं जाते थे। एमी को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता था। उसने जबरदस्ती खुशी और सुमन से सच उगलवाया था। अब बाकी चारों ने भी मुंह बनाकर सबको देखा, फिर मुंह फेर लिया। ऐसी फैमिली भी होती है क्या? वही सबका सिर तो शर्म से झुकने को था। ये सच ही तो कहा था उन लोगों ने। पर वही रूही को ऐसा लग रहा था जैसे घरवाले भी उसकी साथ नहीं दे रहे हैं और उसकी बेइज्जती हो रही है। जय को देखकर एलेक्स बोला, भाई आपको कभी भी किसी भी कॉन्सर्ट में जाना हो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक कार्ड निकाल कर देकर बोला, आप बस इसे दिखा देना। इतना कहकर उसने जय को वो कार्ड दे दिया, स्पेशल गेस्ट वीआईपी कार्ड। जय ने जोर से कहा। वो तो हैरान हो गया था। ये कार्ड उनके पास होता था जो बहुत खास होते थे या बैंड मेंबर अगर किसी को देते थे तो। वही गेस्ट वीआईपी कार्ड सुनकर सबको झटका लगा। रूही हकलाते हुए बोली, क्या ये स्पेशल कार्ड नहीं है वीवीआईपी स्टैंड की? मैंने सुना था अगर ये कार्ड होगा तो किसी को टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहीं भी किसी भी कंट्री में कॉन्सर्ट अटेंड कर सकता है और अपने साथ लोगों को भी ले सकता है। ये वीवीआईपी सेक्शन हमेशा सिर्फ मेंबर्स के लिए होता था, ताकि अगर वो चाहे तो अपनी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर पाए। और ये स्पेशल टोकन मिस्टर एलेक्स ने जय भाई को दे दिया है। रूही, अर्जित और नेहा को बहुत जलन हो रहा था, जय को क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी रीटा बोली, हाँ ये हमारा वीवीआईपी गेस्ट कार्ड है। अच्छा होगा अगर ये जय भाई के पास ही रहे ताकि वो जब चाहे हमारे कॉन्सर्ट में आ सके। जय ने उस कार्ड को देखा और बोला, पर ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? तभी नियति बोली, भाई आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वैसे भी इनके पास एक और कार्ड है और इन्हें जरूरत होगी तो और मिल जाएगी। तभी निक बोला, हाँ भाई आप इसे रख लीजिए, हमें खुशी होगी अगर आप हमारी सभी कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए तो।
वैसे भी ये कार्ड नियति ने ही इश्यू करवाया था, जरूरत पड़ने पर वो और करवा सकती हैं। अब सरिता जी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, क्या मतलब नियति कैसे ये काम कर सकती हैं? एमी और निक बाकी सबने सबको देखा और एमी बोली, क्योंकि ईशानी ही ज़्यादातर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती हैं हर कंट्री में, और वो ही न्यू टैलेंट को चांस देती हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देती हैं। वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर है और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर भी। क्या आपको ये बात नहीं पता? क्या सच में आप सब हमारी निया की फैमिली मेंबर हैं? हमें तो डाउट हो रहा है। वहीं वो सब तो सदमे में थे, क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नियति वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर थी, जो कंपनी पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर रही थी। हर कंट्री में उनका एक एक ब्रांच था। वो पूरी दुनिया में टैलेंट को चांस देते थे और उस कंपनी की प्रोग्रेस और नाम आसमान को छू रही थी। वो एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी था, जहां बड़े बड़े स्टार उनके अंडर साइन करते थे और सबका एक क्लीन बैकग्राउंड होता था। कहते थे कि हर एक्टर और एक्ट्रेस की पहली कोशिश वर्ल्ड वाइड में ज्वाइन करना ही होता था। वहां एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट होती है। वहां आपको कोई बीट नहीं कर सकता, पर उनके अंडर साइन करना आसान नहीं है। वहां किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आपके टैलेंट के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अफवाह थी कि उस वाइड कंपनी की टर्नओवर कम से कम एनुअली 6,000 करोड़ होता था, और अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि उस कंपनी की ओनर तो उनके सामने थी। उनकी घर की ही बेटी नियति थी और आज तक उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में। और तो और वो सबसे बड़ी कंपोजर और डायरेक्टर भी है जिसे दुनिया नीति नाम से जानती है। इस बार तो जय भी हैरान था और अपनी लिटिल सिस्टर को हैरानी से देख रहा था। सब सदमे से नियति को ही देख रहे थे, तो नीति ही उनकी बेटी की एक और आइडेंटिटी है, विपुल जी ने मन ही मन सोचा। उन्हें खुद पर ही हंसी आ रही थी। उनकी बेटी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो कितनी बड़ी शख्सियत है, उसकी कितनी आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं पता। वो बस खुद को बाप कह रहे हैं, पर आज तक उन्होंने कौन सा फर्ज निभाया है? जय एक्साइटेड होकर बोला, लिटिल सिस्टर, क्या सच में वर्ल्ड वाइड कंपनी तुम्हारी है? नियति ने जय को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दादाजी और दादी माँ अपनी पोती को प्राउडली देख रहे थे। वहीं रूही, नेहा और अर्जित को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नियति इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है। रूही सिर हिलाकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सब मजाक कर रहे हो? मतलब उस कंपनी की ओनर नियति कैसे हो सकती है? वो तो कितनी छोटी है, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, और वर्ल्ड वाइड कंपनी तो 3 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। तब तो नियति सिर्फ 15 या 16 साल की होगी, तो इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश कर सकती है? रूही को उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था ये लोग नियति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोल रहे हैं। अर्जित और नेहा भी वही सोच रहे थे, उन दोनों को भी लग रहा था ये सब झूठ बोल रहे हैं। रूही की बात सुनकर एलेक्स उसे अजीब तरह देखते हुए बोला, तुम कौन हो? फिर नियति की तरफ देखकर बोला, नेहा एशियन पेंट की दुकान, मूर्ख बेवकूफ लड़की कौन है जो हमारे बातों पर डाउट कर रही है, और इसे ये भी नहीं पता कि तुम वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर हो? नियति एलेक्स को देखकर फिर रूही को इग्नोर करके बोली, वो बस एक मनहूस लड़की है और कुएं की मेढक है, जिसे हमेशा ये लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाती है तो कोई और भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये घर और प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही कुआं है जिसे वो सबसे बड़ी दुनिया मानती है। नियति की बात सुनकर सब हंसने लगे। एमी बोली, मतलब ये तुम्हारा ही घर है ना? भले ही तुम घर पर नहीं रहती थी, पर इन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। नियति ने सिर हिला दिया। वहीं रूही की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े बड़े स्टॉर्स के सामने नियति कैसे उसकी मजाक उड़ा सकती है और सबके सामने उसे मनहूस कह सकती है? उसने रोते हुए अर्जित को देखा तो अर्जित जा दिल पसीज गया। वो नियति को देखते हुए बोला, नियति, तुम रूही को सबके सामने ऐसा नहीं बोल सकती। मैंने क्या बोला मिस्टर अर्जित? नियति उसकी बात को काटते हुए बोला। अर्जित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे तो पता था अगर उसने कुछ भी बोला तो नियति तो उसकी भी इंसल्ट कर देगी इन लोगों के सामने। तभी रीटा बोली, नियति, क्या ये लोग तुम्हारी फैमिली है? आई मीन वो घटिया फैमिली जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था और हॉस्टल भेज दिया था, जहां ये लोग हॉस्टल का पैसा भी नहीं देते थे
रीटा अपनी बातों को करेक्ट करते हुए बोली। नियति ने कुछ नहीं कहा तो सब समझ गए कि रीटा ने सही कहा। वो सब विपुल जी, सीखा जी और बाकी सबको घिन से देखने लगे। इन लोगों ने हीरे के बदले कांच को चुना, ये उनकी ही फूटी किस्मत है। वही रूही अपनी आंखों में आंसू लिए विपुल जी को देख रही थी, पर वो तो नियति को देख रहे थे। ये देखकर रूही के अंदर नफरत और भी गहरा हो गया। ये सब सुपरस्टार्स थे, पर अभी तक किसी को भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला था। अमृत बस चुपचाप बैठा था और सोच रहा था नियति आज जिस जगह पर है उसे हासिल करने के लिए उसने कितनी मेहनत किया होगा। जबकि नियति और रूही दोनों ही उसकी बहन थे, पर उसकी खुद की अनफेयरनेस ने ही नियति को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ऐसा नहीं था कि बचपन में वो नियति को पसंद नहीं करता था। बचपन में तो नियति सबसे ज्यादा उसके पास ही भागती थी। जब भी वो होमवर्क करता था या गेम खेल रहा होता था, नियति हमेशा उसके पास आ जाती थी और पूछती थी, भाई आप इतना क्यों पढ़ते हो, क्या मैं आपके सिर का मसाज कर दूं? अमृत अपनी ख्यालों में खो गया। एक 11 साल का बच्चा बैठकर पढ़ रहा था, ये कोई और नहीं अमृत था। तभी छोटी सी 3 साल की कियारा अपनी पैरों में पहनी नई पायल को छम छम करते हुए उसके पास आई। अमृत ने उसे देख लिया था, फिर भी वो शांत बैठा रहा। तभी छोटी सी नियति ने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया और थोड़ी तोतली आवाज में बोली, भाई क्या आप बिना देखे मुझे पहचान सकते हैं? अमृत ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोला, ओके गैस करने दो, तुम नियति हो। अमृत की बात सुनकर नियति खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके गोद में आकर बैठ गई। उस वक्त नियति बहुत कमजोर लग रही थी। उसने एक छोटे से पिंक फ्रॉक पहना हुआ था, वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रहे थे। वो अपनी पैरों में पहने पायल को दिखाते हुए बोली, भाई ये देखो नियति की पायल, दादी माँ ने नियति के लिए लाया है। नियति की आज बर्थडे है ना। ये सुनकर कि आज नियति की बर्थडे है, अमृत को थोड़ा बुरा लगा कि उसने नियति के लिए कुछ नहीं लिया। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा नियति, अमृत उसकी बालों को सहलाते हुए बोला। तो नियति हंसते हुए बोली, भाई पर उसके लिए तो दादी माँ बता रही थी कि पैसा चाहिए। आपके पास पैसा है क्या? नियति बड़ी होकर आपको ढेर सारा पैसा कमा कर देगी। नियति सबसे अमीर बन जाएगी, फिर सब नियति को भी सब प्यार करेंगे, है ना? डैड, मोम, अर्जित भाई और रूही दी सब नियति से प्यार करेंगे, क्योंकि दादी माँ ने कहा कि बड़े लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए सब उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहकर नियति हंसने लगी। अमृत की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वो उसे बर्थडे विश करता उससे पहले 5-6 साल की रूही अंदर आ गई और थोड़ा रोते हुए बोली, भाई क्या आप रूही को भूल गए? अब आप सिर्फ नियति से प्यार करोगे, रूही को नहीं। आज रूही की स्कूल में एडमिशन है, क्या आप नहीं चलेंगे रूही के साथ? इतना सुनते ही अमृत नियति को भूल गया। जब उसे सामने उसकी सबसे अनमोल बहन खड़ी थी तो भला उसे कैसे नियति की बर्थडे याद रहता। उसने नियति को जल्दी से अपने गोद से उठा दिया और खुद से दूर कर दिया और रूही के पास चला गया और उसे गले लगा कर बोला, नहीं प्रिंसेस, आप तो मेरी प्रिंसेस हो। भला भाई आपको कैसे भूल सकते हैं, और आपसे ज्यादा वो किसी से प्यार कर सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर रूही खुश हो गई और बोली, मुझे पता था भाई आप रूही को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अमृत ने नियति को देखा तो उसकी बेड के साइड खड़ी होकर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अमृत ना चाहते हुए भी सख्ती से बोला, नियति बाहर जाओ और मेरे परमिशन के बिना तुम कभी मेरे रूम में नहीं आओगी। ये सुनकर छोटी सी नियति की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत छोटी थी ये समझने के लिए उसका भाई इतने जल्दी उस पर गुस्सा क्यों हो गया। वो मायूसी से बोली, पर भाई आपने तो कहा कि आप नियति के लिए। उसने इतना ही कहा था कि अमृत थोड़े गुस्से में बोला, मैंने कहा ना बाहर जाओ। नियति डर से 2 कदम पीछे हो गई और रोते हुए रूम से चली गई। उस दिन से नियति कभी उसकी रूम में नहीं आती थी, बस बाहर ही उसके पीछे भागती थी। और वो लास्ट टाइम था जिस दिन उसे पता था कि नियति की बर्थडे है। उसके बाद तो उसकी नियति की बर्थडे कब होता है भी या नहीं कुछ याद नहीं था। उस दिन से वो नियति से और भी दूर होता चला गया। अमृत जल्दी से अपने होश में आया। उसकी होंठों पर एक कड़वी स्माइल थी और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उस दिन नियति ने कहा था वो उसके बहुत सारा पैसा कमाएगी और सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगी, फिर सब उससे प्यार करेंगे। उसकी बहन ने पैसा तो कमाया, आज इतनी कम उम्र उसकी कितनी अमीर कोई नहीं होगा।
पर उसे अब घरवालों का प्यार नहीं चाहिए, उसे तो सबसे नफरत है। और उसकी आंखों में जो बेइंतहा नफरत अमृत ने देखा था, वो कभी कम नहीं होगा, वो जानता था। उन लोगों ने अपने ही गलती और पक्षपात के कारण नियति को खो दिया था। उसने नियति को देखा और उसे बचपन की नियति से वो रिलेट ही नहीं कर पाया। नियति की आंखों में बचपन में जितनी मासूमियत होती थी, इस वाक्य उसकी आंखों में उससे लाखों गुना ज्यादा कोल्डनेस भरी हुई थी। उसकी वो ब्लू आंखें जो सितारों की तरह चमकती थी, इस वक्त बिल्कुल खाली थी। जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। आपने दोस्तों को देखते हुए भी वो शांत थी। जब वो इंसल्ट करती थी तब भी वो आंखें खाली और बेजान लगती थी। ऐसा लगता था जैसे आंखों में हजारों गहरा राज छुपा हो। नियति की वो खूबसूरत स्माइल तो जैसे कहीं खो सी गई थी। उसके होंठों पर सिर्फ तभी स्माइल आती थी जब वो किसी को बेइज्जत करती थी, और वो स्माइल भी अजीब और खतरनाक होती थी। अमृत का दिल आज दर्द कर रहा था। नियति की हंसी, आंखों की चमक, सब कुछ उन लोगों ने छीन लिया था। आज नियति को उन लोगों ने इतना कठोर बनने पर मजबूर कर दिया था। अगर उस वक्त वो रूही के लिए बायस ना होकर अपनी छोटी सी बहन नियति के लिए भी प्यार जताता तो नियति इतनी हार्टलेस शायद ना होती। उसने अपने आंखों में आंसू को बहने से रोक लिया। वही रूही गुस्से और नफरत से जल रही थी, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी नियति की आइडेंटिटी जानकर तो वो थोड़ा डर भी गई थी। थोड़ी देर बाद वो पांचों चले गए। आज कॉन्सर्ट के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम भी देखना था। उनके जाने के बाद नेहा नियति को देखकर बोली, नियति अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? मुझे निक और रॉक बैंड का कॉन्सर्ट बहुत पसंद है। तभी जीतती उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तुम्हारी औकात नहीं है वहां जाने की। ये सुनकर नेहा की आंखें गुस्से, अपमान और रोने की कोशिश करते हुए लाल हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का ईशानी? नेहा तो बस तुमसे पूछ रही थी, रूही होंठों को बाइट करते हुए बोली। जैसे वो कितनी ज्यादा अकवर्ड हो, पर दिल ही दिल में वो गुस्से से उबल रही थी। तभी अमृत गुस्से से बोला, नेहा नियति को तुम किस हक से आपने साथ ले जाने के लिए बोल रही हो? उन्होंने सिर्फ जैकी और नियति को पास दिया है। अमृत की गुस्से भरी आवाज सुनकर नेहा डर से चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही अमृत उसकी मासी का बेटा था, पर अमृत हमेशा नेहा को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, जैसे नेहा उसकी असली बहन हो। उसने तो आज तक नेहा को जोर से डांटा भी नहीं था, इसलिए नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। नेहा रोते हुए वहां से उठ गई और लांगडाते वहां से जाने लगी, क्योंकि उसकी पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसे लगा था हमेशा की तरह उसके अंकल या आंटी भाई कोई उसे जरूर समझाने के लिए और शांत करवाने के लिए रोकेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर नेहा और भी गुस्सा और नफरत से भर गई और अपनी रूम में चली गई। उसके जाने के बाद जय खुश होकर बोला, लिटिल सिस्टर तो आज हम दोनों कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। नियति ने हाँ के सिर हिला दिया तो जय ने उसे हक कर लिया। वहीं अमृत बहुत उदासी से उन दोनों को देख रहा था। क्या अगर वो नियति से प्यार करता तो आज उसकी बॉन्डिंग नियति के साथ भी ऐसी ही नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। उसे बार बार नियति की बचपन की याद आ रही थी, जब नियति उसके पीछे पीछे भागती थी और उसे गोद में उठाने को बोलती थी, क्योंकि नियति को अमृत की गोद में रहना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए तो जब भी वो अमृत को देखती थी तो आकर सीधा उसकी गोद में ही बैठ जाती थी। अमृत को हमेशा कहती थी कि वो उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाएगी, और वो किस लिए? सिर्फ उन सब से थोड़ा प्यार पाने के लिए। पर उन सबने नियति को क्या दिया? हमेशा दुख, दर्द और रोने की वजह। कभी भी उन सब में से किसी ने उसकी खुशी और हंसने की वजह नहीं थे। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ रूही नहीं, बल्कि वो सब खुद थे। वो ही रूही को लेकर इतने इन्वेक्यू थे और ओवर प्रोटेक्टिव थे कि वो सब भूल गए कि नियति भी उनकी बेटी है, बहन है। जीतना उन सबके प्यार पर रूही का हक है, उतना ही हक नियति की भी है उन सबके प्यार पर रूही के प्यार में तो वो सब डे से नियति को भूल ही गए। अमृत को अभी भी याद था जब नियति को पता चला था कि वो स्कूल में फर्स्ट आया है। छोटी सी 3 साल की नियति भागते हुए खुशी से गार्डन से ढेर सारा फूल लेकर आई थी, और उसने अपनी छोटे छोटे हाथ में बहुत सारा चोट भी लगा लिया था। फिर भी उसने सभी फूल को अच्छे से बांधकर बुके की तरह कर दिया था। अड़ा टेढ़ा फूल नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि नियति को बांधने नहीं आता था। नियति जल्दी से आकर अमृत की गोद में बैठ गई और फूल को उसे देते हुए बोली,
भाई, ये नियति ने आपके लिए बनाया है, आपके लिए गिफ्ट है, आप क्लास में पास आए हैं ना। उस वक्त उसकी चेहरे पर खुशी और होंठों पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। अमृत ने उसकी हाथ से उस फूल को साइड में रख दिया और बोला, फास्ट नहीं, इसे फास्ट कहते हैं, और तुमने अपनी हाथ का ये क्या हाल बना रखा है। नियति कुछ कहती उससे पहले रूही गार्डन से रोते हुए अंदर आई और बोली, नियति, तुमने मेरी फेवरेट प्लांट से फूल को क्यों तोड़ा। रूही को रोते देख अमृत जल्दी से खड़ा हो गया और इस चक्कर में उसे नियति की ध्यान ही नहीं रहा जो उसके गोद में बैठी हुई थी। अमृत की जल्दी से उठने की वजह से नियति जमीन पर गिर गई। उसकी हाथ जिस पर चोट लगा था उस पर और भी चोट लग गई। टेबल की नोक से सिर लगकर नियति की सिर में भी थोड़ा कट लग गया। नियति दर्द से रोने लगी, पर रूही इतनी जोर से रो रही थी कि अमृत का नियति पर ध्यान ही नहीं गया। वो रूही के पास भाग गया और उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया। उसने एक बार मुड़कर नियति को देखा और सोचा कि रूही को समझाकर नियति के पास आ जाएगा। अगर उसे चोट लगी होगी तो मेडिसिन लगा देगा। नियति रोते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी और अपनी आंसू भरी आंखों से अमृत को ही देख रही थी, पर अमृत रूही के साथ ही रहकर नियति को भूल गया। वो वापस लौट कर ही नहीं आया। उस दिन चोट को ट्रीट न करने की वजह से अगले दिन नियति को फीवर हो गया था। अमृत की मुंह से धीरे से निकला नियति, फिर वो होश में आ गया। आज नियति की वो आंसू भरी आंखों को याद करके उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो यादें डे से उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने नियति को देखा, उस दिन वो नियति के पास लौट कर नहीं आया और अब लौट कर जाने में इतनी देर हो गई है कि उसकी बहन की आंखों में आंसू नहीं सिर्फ नफरत दिखाई देती है। नियति की शार्प आंखों से अमृत की अजीब बिहेवियर नहीं छुपा। वो मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, आपकी आंखों में ये पछतावे की आंसू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर अमृत शेखावत, पर मैं नियति नहीं हूँ, इसलिए इन आंसू का मेरे सामने कोई मोल नहीं है। जितना आप पछतावे की आग में जलेंगे उतना ही ज्यादा आप सबको जलाने में मजा आएगा मिस्टर अमृत। वही अमृत एक बार बस नियति की सिर पर हाथ फेरना चाहता था। वहीं विपुल जी भी अपने बड़े बेटे को नोटिस कर रहे थे। वो समझ गए थे कि अमृत को भी उसकी गलती का पछतावा हो रहा है, पर वो कर भी क्या सकते थे, नियति तो उन्हें माफ भी नहीं करेगी। सब अपने रूम में चले गए थे। नियति कुछ काम से बाहर चली गई। वहीं नेहा की रूम में इस वक्त नेहा और रूही दोनों मौजूद थी और गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी। रूही नेहा को रोते हुए देखकर बोली, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोना तो उस घटिया नियति को चाहिए, जब से वो आई है तब से हम सबकी इंसल्ट कर रही है। पता नहीं अगर ये गई थी तो आई ही क्यों, वो भी इतनी सारी आइडेंटिटी है उसकी। नेहा भी रोते हुए बोली, नहीं रूही, मैं अपनी इंसल्ट को नहीं भूल सकती। वो यहाँ हम दोनों से सब कुछ छीनने आए हैं, खास करके तुमसे रूही। शायद बचपन की गुस्से और नफरत को वो अभी बाहर निकाल रही है। वो तुम्हें भी सबसे दूर कर देना चाहती है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है कि उसकी इतनी सारी पहचान है और उसके पास इतना सारा पैसा है। कैसे उसने इतने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। क्या तुम्हें इस पर कुछ डाउट नहीं हो रहा है रूही? उसकी बात सुनकर रूही सोचते हुए बोली, हाँ, मुझे भी इन सब पर भरोसा नहीं है। वो बस छोटी कुतिया है, वो इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है? एक इंसान की एक साथ इतनी सारी आइडेंटिटी होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिक्र मत करो, कल मोम डैड की एनिवर्सरी है और दादाजी दादी माँ को वहाँ आना ही होगा और उनके लिए शायद नियति भी पार्टी में आएगी। फिर दोनों कुछ बात करने लगे। फिर दोनों की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। नेहा बोली, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हुआ तो वो नियति किसी को मुंह दिखाने की लायक ही नहीं बचेगी। रूही ने भी हाँ में सिर हिला दिया, पर दोनों को नहीं पता था कि उनकी ये बकवास प्लानिंग कोई सुन रहा है और बहुत जल्द उन दोनों की जिंदगी में शायद तूफान आने वाली है। नियति अपनी कार में बैठी थी और डेविल की तरह मुस्कुरा रही थी। तभी ड्राइवर ने कार रोक दिया। नियति ने बाहर देखा तो वो अपने विला के सामने थी। सुमन और खुशी विला से बाहर निकल कर आए और दोनों पीछे नियति के पास बैठ गए। उनकी कार वहां से निकल गई। तीनों इस वक्त बहुत सीरियस लग रहे थे। खुशी बोली, नियति, हमने इन्वेस्टिगेशन किया था और पता चल गया है कि उन लोगों ने बच्चों को कहाँ रखा है। नियति ने उसे देखा और बोली, ये बात तो मुझे भी पता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन अब तक मिला या नहीं? उसकी बात सुनकर खुशी बोली,
उस बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं है नीयू। ये 22 साल पहले की बात है, अब तक तो फाइल्स भी नहीं हैं। पता नहीं जिन बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सब जिंदा भी है या नहीं। बस इतना पता चला है कि 4 बच्चों को छोड़कर उस साल बाकी सभी बच्चे मर गए थे। ये सुनकर नियति आपने आईपैड पर उंगलियों को टैप करने लगी। ये जो हुआ था तब तो वो पैदा भी नहीं हुई थी, तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन 4 लोग हैं जो जिंदा हैं। तभी सुमन बोली, एक और बात पता चली है कि वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उन 4 लोगों को ढूंढ रहे थे। उनका एक आदमी हमारे हाथ में आ गया था, उससे बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो एक्सपेरिमेंट किया बारे में था, उन्हें नहीं पता। पर कुछ रेयर और पुरानी ब्लड लाइन जो शायद गलती से मिल गई थी उन्हें, उसे लेकर उन लोगों ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि बच्चों का डीएनए शायद उन ब्लड लाइन को जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। उस आदमी का कहना था अगर वो ब्लड लाइन सच में बच्चों की ब्लड से अडॉप्ट होकर अच्छी से मिल गई तो उनके पास उस ब्लड की जितनी शक्ति आ जाती है वो घंटों या यूं कहें एक दिन तक भी पानी में डूब कर रह सकते हैं। और उनकी स्पीड को तो कोई भी मैच न्यू कर सकता, वो बुलेट से भी ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। और उनकी आंखों का कॉलर उनके गुस्सा होते वक्त फीनिक्स जैसी सुनहरी हो जाएगी। उनकी स्ट्रेंथ तो आम इंसान से 100 गुना ज़्यादा होती है। वो सिर्फ आग से ही थोड़ा डरते हैं, बाकी किसी भी तरीके से उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। नियति उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने वो रात को आया नाकाबपोश का चेहरा और स्पीड फाइट सब घूम गया। उस लड़के की आंखें भी हल्की सुनहरी थी और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी थी कि शायद वो खुद भी उसे फाइट में हरा ना पाए। वो इंसान तो उसे बस डोज कर रहा था, उसने नियति पर एक भी बार नहीं किया। क्या ये इंसान भी उन बच्चों में से एक हो सकता है? फिर नियति ने अपना सिर झटक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप सबकी मैसेज देखा अभी, पर मैंने तो चैनल पर आपको अपडेट दे दिया था। मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज भी मैं बहुत मुश्किल से लिख रही हूँ। सॉरी एवरीवन, टू बी कंटिन्यूड।